आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, आप सबको पता है इस दुनिया में दो ध्रुवीय ताकतें हैं जिन्हें हम अमेरिका और रूस के रूप में जानते हैं। एक पूंजीवादी राष्ट्र है, दूसरा समाजवादी राष्ट्र है। ऐसी दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच में हैं तीसरी दुनिया के वो तमाम देश जो कभी न कभी किसी न किसी राष्ट्र की कॉलोनी रहे, गुलाम रहे या वो अविकसित अवस्था में रहे और आज वो विकासशील या क्रीपिंग इकोनॉमीज के रूप में जाने जाते हैं, जिसे हम तीसरी दुनिया भी कहते हैं। साथियों, बहुत ताज्जुब की बात है कि सदियों से आज तक पश्चिमी विकसित देशों ने पूर्वी देशों के साथ हे दृष्टि से भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है। अब आप देखिए ना कि दुनिया की तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें गूगल, फेसबुक जैसी, अमेजन जैसी तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां शुमार हैं, गरीब देश के किसी बच्चे के लिए ये कंपनियां किसी स्वर्ग से कम नहीं दिखती हैं। इन कंपनियों की सच्चाई जानकर आप अभी हैरान रह जाएंगे। अभी अमेरिका के कोर्ट ने गूगल को प्रतिबंधित किया है। अमेरिका के कोर्ट ने एंटी शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट में गूगल को, विश्व की सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित कंपनी को, जिसे ज्ञान का पर्याय माना जाता है, जो सर्च इंजन का बादशाह है, उस गूगल कंपनी को प्रतिबंधित किया है। और कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अरे, जब आज की दुनिया में हम फ्री इकोनॉमी की बात करते हैं, मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ऐसे देश और दुनिया में एक कंपनी पूरी दुनिया को अकेले अपनी सीमाएं और अपने जड़ में समेटने की कोशिश कर रही है। ये कैसी फ्री इकोनॉमी है? कैसे विकसित देशों का, विकसित अर्थव्यवस्था का मॉडल है, जिस मॉडल में किसी गरीब व्यक्ति को कंपटीशन में भाग लेने का अधिकार नहीं, छोटी कंपनियों को उस व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार नहीं। तो इस तरह से अंतरराष्ट्रीय सरकारों का दावा करने वाले विकसित राष्ट्र और उनकी खुली कलई हमेशा उनके खिलाफ जो एक नैरेटिव नारा है उसको जन्म देती है। अमेरिका हमेशा से मानवाधिकारों का हितैषी बनता है। बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तो अमेरिका और उसके प्रतिनिधि कोंडालीसा राइस जैसे उसके विदेश मंत्री और पावेल जैसे उसके सचिव हमेशा ही मानवाधिकारों की बात करते हैं। लेकिन साथियों, यह भी ताज्जुब है कि फ्रंट पर कुछ कहने वाला पीछे से किस तरह की इकोनॉमी को जन्म देता है, इसमें बड़ा ताज्जुब होता है। हम छोटे छोटे मुल्कों के राष्ट्र हैं, छोटी इकोनॉमीज के हम लोग रहने वाले हैं, सिटीजन्स हैं। अगर वो इतनी शिक्षा प्राप्त ना करें कि उनको दो चार देशों से इस पे पीएचडी करनी पड़े, तब ये गणित समझ में आए, तब उनको समझ में आए कि बड़ी कंपनियों ने अपना साम्राज्य फैला रखा है। अब तो मुझे ऐसा कहना पड़ेगा कि जो देश की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से निर्वाचित सरकारें केवल पपेट हैं, कठपुतलियां हैं पूंजीपतियों के हाथों की। अगर गूगल फंड नहीं करेगा तो अमेरिका की सरकार नहीं बनेगी। अगर फेसबुक का जुकरबर्ग नाराज हो जाएगा तो पूरा इजराइल नाराज हो जाएगा। अमेरिका को इजराइल के सदके में काम करना है। अमेरिका को अपना जहाजी बेड़ा, जंगी बेड़ा गाजा की पट्टी पर हवाई हमला करने के लिए भूमध्य सागर में लगाना है। यानी कि पूरी जियोपॉलिटिक्स में सरकारें किस युद्ध में भाग लेंगी, किस युद्ध में भाग नहीं लेंगी, इसकी निर्धारक और इसकी निर्णायक स्थितियां पूंजीपति कंपनियां तय करती हैं अपने लाभ और मुनाफे के आधार पर। जिस कंपनी का जिस देश के साथ लाभ और मुनाफाकारी व्यापार और कारोबार ज्यादा जुड़ा हुआ है, वो देश एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करता है और कहता है कि अमुक देश में आपको इंटरफियर नहीं करना है। अमेरिका कहां इंटरफियर करेगा, कहां इंटरफियर नहीं करेगा, किन देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखेगा, किन देशों के साथ उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन रहेंगे, ये सब बातें वहां के 65% उद्योगपति निर्धारित करते हैं। अमेरिका पूंजीवादी राष्ट्र है, वहां पर पूंजीपति को अपनी खुली छूट है, अपना कुछ भी उत्पादन करे या कुछ भी अपने उत्पादन का रेट निर्धारित करे। चलिए ठीक है, प्राइसिंग सिस्टम तो हमने मान लिया कि भाई हमारा उत्पादन है। पूंजीवादी इकोनॉमी ये कहती है कि पूंजीपति का अपने निर्माण पर पूरा अधिकार है। वो अपने निर्माण की जो कीमत निर्धारित करना चाहे, अपने वस्तुओं की या सेवाओं की जो कीमत निर्धारित करना चाहे, ये उसका नैसर्गिक अधिकार है। लेकिन क्या वो इस अधिकार को यूनिवर्सलाइज करते हुए पूरे राष्ट्र के दूसरे समान व्यापारियों को उस व्यापार से प्रतिबंधित करने के लिए सरकार की मिलीजुली साठगांठ से कोई नियम बनवा सकता है कि कोई दूसरा उसके व्यापार में हस्तक्षेप न कर पाए, कि कोई दूसरा उसका काउंटर प्रतिस्पर्धी न बन जाए? ये तो अपराध है ना। एक पॉइंट तो समझ में आता है कि किसी भी व्यापारी को व्यापारिक या पूंजीगत अर्थव्यवस्था में अपने उत्पादन का निर्णय करने का अधिकार अंतिम है, सरकार को नहीं। लेकिन सरकार का इस्तेमाल करके पूंजीपति अपने उसी समान सेक्टर में दूसरे प्रतियोगियों को न आने देने का कानून बनवाने का एक जो बुरा आशय लेकर काम करता है, क्या वो अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं है? तो दोस्तों, साथियों, जो गूगल ने अभी तमाम गूगल सर्च और गूगल टेक्स्ट एडवर्टाइजिंग पर जो मोनोपोली क्रिएट कर रखी है, 80% की मोनोपोली
उसने ऐप स्टोर ऐसे जैसे तमाम अपने बिचौलियों को खरीद रखा है जो केवल उसी का ऐप डाउनलोड करवाते हैं। उसने तमाम बड़ी कंपनियों के साथ अपना टाई अप कर रखा है, जैसे सैमसंग है, जैसे एप्पल है, जैसे एमआई है। इनमें बाय डिफॉल्ट गूगल आता है। अरे बाय डिफॉल्ट गूगल आता है, जितने सर्च इंजन है तो सभी बाय डिफॉल्ट आने चाहिए ना। सभी को हेल्दी कंपटीशन मिलना चाहिए, फेयर कंपटीशन मिलना चाहिए। अकेला गूगल ही किस नीति के तहत अकेले गूगल का आइकन बन के आता है इन फोन्स पर? तो यह तय होता है कि यह एक तरह से अवैधानिक और गैर कानूनी प्रक्रिया है जिसका जन्म गूगल ने दिया है, और गूगल को इस बात के लिए निश्चित तौर पर दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना चाहिए। गूगल ही नहीं, दुनिया की तमाम वो कंपनियां जो कंपनियां अपने समान सेक्टर में गरीब देशों के उद्योगपतियों को आने से रोकती हैं, जिससे गरीब देशों का टैलेंट छुटता है। बहुत सारे लोग गूगल की तरह सर्च इंजन बनाए घूमते हैं। क्या उनको व्यापार करने का अधिकार नहीं? और सेवाएं समान देते हैं। अगर आप गूगल पे कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, आप ओपेरा पे सर्च करेंगे, आप फायरफॉक्स पे सर्च करेंगे, या आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे सर्च करेंगे, तो सभी का रिजल्ट समान आता है। तो गूगल अकेला क्यों दिखता है? इसी बात पर आपत्ति उठाते हुए देर से ही सही, लेकिन अमेरिकन कोर्ट ने एक स्वागत योग्य निर्णय में गूगल को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, अमेरिका में 1890 में एक एंटी ट्रस्ट कानून पारित किया गया, और इस एंटी ट्रस्ट कानून को केवल इसलिए पारित किया गया कि देश में या देश के बाहर व्यापार करने वाली कंपनियां मोनोपोलिस्टिक ना हो जाएं, एकाधिकार प्रवृत्ति को कहीं प्रश्रय न देने लगें, या वो एकाधिकार के व्यापार को बढ़ावा न देने लगें। इसी शर्मन एक्ट के उल्लंघन में न्यायालय ने गूगल को दंडित किया है। गूगल पर आरोप है कि उसने जनरल सर्च सर्विसेज में लगभग 89.2% की एक मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। उसने मोबाइल डिवाइसेज में 94.9% की मोनोपोली क्रिएट कर रखी है, और इसी तरह से उसने जनरल टैक्स एडवर्टाइजिंग सर्विसेज में लगभग 88% की मोनोपोली क्रिएट करके रखी हुई है। और उसने ये किया कैसे? गूगल ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सब जगह अपने प्लेयर्स सेट कर रखे हैं। उसने बाजार के ऊर्ध्वाधर घटकों को और उसने बाजार के क्षैतिज घटकों को पूरी तरह से अपने पूंजी के आधार पर सेट कर लिया है। वो इस नेटवर्क में किसी दूसरी कंपनी या किसी दूसरे उद्यमी को नहीं आने देना चाहता, या उसने इतने बड़े बैरिकेड्स लगा दिए हैं कि इसमें कोई भी एक नया उद्यमी या नया स्टार्टअप वाला व्यक्ति चाहकर भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसी तरह की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए अमेरिका ने अपने यहाँ तमाम तरीके की डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है, और उन्हीं तरह की डिवाइसेस में अमेरिका में दो कानून बहुत महत्वपूर्ण हैं जो मोनोपोली को डिक्लाइन करते हैं, जो मोनोपोली को डिमोरलाइज करते हैं। और वो कानून है 1890 में बना हुआ अमेरिका का एंटी ट्रस्ट कानून शर्मन एक्ट, और दूसरा एक 1914 का क्लेटन एंटी ट्रस्ट कानून भी अमेरिका में है, जो मर्जर और कॉरपोरेट डायरेक्टर्स के लिए बनाया गया है। ये दोनों कानून अमेरिका में एकाधिकार प्रवृत्ति को रोकने के लिए शासित किए जाते हैं, या उनके द्वारा एकाधिकार की प्रवृत्तियों को एबॉलिश किया जाता है। जो एफटीसी है, जिसे हम लोग बोलते हैं संघीय व्यापार आयोग है, संघीय व्यापार आयोग अमेरिकी न्याय व्यवस्था के साथ मिलकर, उसमें एक डिवीज़न है एंटी ट्रस्ट डिपार्टमेंट, न्यायालय के एंटी ट्रस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इन दोनों कानूनों को लागू करवाता है, और ये सुनिश्चित करता है कि देश और देश के बाहर जो ट्रेड करने वाली कंपनियां हैं, व्यापार करने वाली कंपनियां हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखें, और जो अंतर्राष्ट्रीय सरकारों का सपना है, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुक्त अर्थव्यवस्था का सपना देखा जा रहा है, मुक्त व्यापार की बात की जाती है, फ्री इकोनॉमी की बात की जाती है, वो न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित रहे, और सभी देश और सभी उद्यमियों को समान सेवाओं और समान उत्पाद में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से अपनी सेवाएं और वस्तुओं को बेचने का एक हेल्दी माहौल उपलब्ध हो। इसमें किसी भी कंपनी के द्वारा, किसी भी व्यापारी के द्वारा अनहेल्दी तरीके से व्यापार पर मोनोपोली स्टैब्लिश करने की कोशिश ना की जाए। और अगर हम लोग बात करते हैं अमेरिका के एंटी ट्रस्ट कानूनों की, तो अमेरिका ने सबसे पहले जब शर्मन एक्ट बना तो उसने सबसे पहले अपने अमेरिकी टोबैको कंपनी को प्रतिबंधित किया। अमेरिकी टोबैको कंपनी की तमाम ऐसी गतिविधियां थीं जो एकाधिकार प्रवृत्ति को बढ़ावा देती थीं। उसी में एक नाम है स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी।
स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी और अमेरिकी टोबैको कंपनी को पहली बार उनकी एकाधिकार प्रवृत्तियों को चोट पहुंचाई गई, उनको डिमोरलाइज किया गया, डिक्लाइन किया गया। और इससे एक बड़ा किस्सा मैं आपको अगर कुछ बता पाऊँ तो अमेरिका में AT&T जो सरकारी दूरसंचार कंपनी थी और उस दूरसंचार कंपनी के अंतर्गत तमाम इम्पैनल्ड एजेंसियां थीं, सरकार ने उसकी भी एकाधिकार प्रवृत्ति को डिक्लाइन किया। ये माना कि जो AT&T है, AT&T वो कंपनी है जिसकी पहुंच हर एक अमेरिकी घरों तक टेलीफोन के माध्यम से थी, अमेरिका ने उसको भी डिमोरलाइज किया। और इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा विवाद अगर जो लाइमलाइट में आया अमेरिका में एकाधिकार की प्रवृत्ति का, वो केस था माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट को भी अपने ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को लेकर तमाम ऐसे ट्रेंड्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल करने का दोषी पाया न्यायालय ने कि वो केवल और केवल इस मार्केट में अकेला ही लीडर बना रहे। इसलिए उसने तमाम बीच की सेवा प्रदाता एजेंसियों को और तमाम इस व्यापार में शामिल व्यक्तियों को या कंपनियों को या तो खरीदा या उनको डराया, धमकाया या उनको मार्केट से अनहेल्दी या अवैध तरीके से बाहर कर दिया। बाय हुक एंड क्रुक माइक्रोसॉफ्ट ने अपने मार्केट में या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की दुनिया में अपनी मोनोपोली बना रखी है। न्यायालय ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को 2 कंपनियों में विभाजित किए जाने का निर्णय दिया, लेकिन बाद में ये माइक्रोसॉफ्ट के पास आज भी अधिकार है कि माइक्रोसॉफ्ट अपने अनुसार एक कंपनी के तहत व्यापार कर सकती है। तो साथियों, ये मैंने कुछ वो प्रवृत्तियां बताई जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आजकल चल रहा है। पश्चिमी देश सभ्यतावादी होने का दावा करते हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि उनका ये दावा नितांत खोखला है। क्यों नितांत खोखला है? क्योंकि वो लगातार पूर्वी देशों के साथ अवैध तरीके से अधिक मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति करने वाली नीतियों का अनुपालन कर रहे हैं। ये बात हमें भी सोचनी है और ये बात आपको भी सोचनी है। जब हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, इसी समय मैंने आज ही सुबह ये देखा है कि इस दंडात्मक कार्रवाई के बाद सभी हैंडसेट्स में लगभग अब आप जब सर्च इंजन पे क्लिक करते हैं तो आपको सभी ऑप्शंस दिखाए जाने लगे हैं। ये हुआ क्यों संभव है? ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि ये कार्रवाई अमेरिका की अदालत ने की है। अमेरिका की अदालत ने जो चार्ज आरोपित किया है, उस चार्ज से सबक लेते हुए गूगल ने क्विक, बहुत ही जल्दी, बहुत ही तीव्र गति से अपने इस अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक नीति को परिवर्तित किया है। अब आप देखेंगे साथियों, अगर आपके पास हाथ में हैंडसेट हो तो अब आप गूगल सर्च इंजन नहीं पाएंगे डिफॉल्ट। मैंने पहले बताया जिन कंपनियों के नाम सैमसंग हो, एप्पल हो, इन कंपनियों में भी अब ऑप्शन दिखाए जाने लगेंगे। अगर नहीं दिखाए जा रहे हैं तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि सर्च इंजन आप क्या चाहते हैं। आप याहू चाहते हैं या आप कोई और सर्च इंजन चाहते हैं, ओपेरा चाहते हैं या आप फायरफॉक्स चाहते हैं। अब गूगल, मुझे लगता है हमने जो हैंडसेट्स देखे हैं अभी, उनमें 4थे नंबर की रैंकिंग पर आ रहा है। थैंक यू।